कि ना किसी रहबर ना किसी रहजन से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा और हम ही निकालेंगे अपने पाँव का कांटा, क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे क्योंकि कोई और निकालने नहीं आएगा। ये तल्ख हकीकत है कि जिस कौम की कोई सियासी ताकत नहीं, जिसका कोई नेता नहीं भाई, उसका कुछ होता नहीं। ये काशीराम जी ने कहा था और ये हम बात अब समझ गए हैं। अब हमने ओवैसी साहब को अपना लीडर मान लिया है। अब हम उनकी क़यादत के पीछे चलेंगे और अपने आप को एक जमहूरियत में मजबूत करेंगे। अब इल्ज़ाम किस पे? ओवैसी साहब पे। ये 70 सालों से होता आ रहा है। जब ये सेकुलर पार्टीज हारती हैं तो कहती हैं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और जीत गई तो कहती है हमने अपने दम पे जीता। हम कभी हिंदू भाइयों के खिलाफ हो ही नहीं सकते, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। ये देश मेरा परिवार है, हिंदू मेरे भाई हैं, हम कैसे उनके खिलाफ बोल देंगे भाई? और जो लोग इस देश के अंदर रहकर इस देश के परिवार को लड़ा रहे हैं वो है देश के असली गद्दार, हम लोग थोड़ी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली है। स्टेज सजा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं, और अब से कुछ ही देर बाद असदुद्दीन ओवैसी यहां पर आने वाले हैं और उन्हीं को सुनने के लिए यहां पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। सुबह का वक्त है, लोगों से जानेंगे क्या उम्मीदें हैं, और अलग अलग से दूर दराज से भी लोग यहां पर आए हैं। हमारे साथ एक शख्स है जो कि लखनऊ से चलकर कुंदरकी पहुंचे हैं। जी, क्या उम्मीदें हैं? और आप लखनऊ से चलकर यहाँ आए हैं ओवैसी साहब को सुनने के लिए, किन उम्मीदों के साथ आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, हमारी उम्मीदें बस यही हैं कि जो इस कौम को 70 सालों से इंसाफ नहीं मिला, शिक्षा में, रोज़गार में, हर क्षेत्र में, हम चाहते हैं कि हम आए हैं तो इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह और एक नई बदलाव की कोशिश करेंगे। बदलाव कैसे कर लेंगे? बात तो वही है, लोग ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं, जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा अगर आप इस तरीके से लड़ेंगे। भाई एक बात बताएं, जो ये आप बात कह रहे हैं ना, मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा ये बात कौन कहता है। ये बात कहते हैं समाजवादी के लोग। मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी 3 चुनाव लड़ चुकी है, 2014 का, 2017 का, जिसमें 2 युवा, 50 साल के 2 युवा बस के ऊपर खड़े होकर कह रहे थे यूपी को ये 7 पसंद है, ठीक है, लेकिन जनता ने कहा हमको बीजेपी पसंद है। 2019 में क्या हुआ? अखिलेश यादव और बीएसपी, जो उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत गठबंधन माना जाता है, क्या हुआ आपने देखा? टाई टाई फेस नहीं हुआ। तो 3 चुनाव ये हार चुके हैं और उसके बाद भी इल्ज़ाम कह रहे हैं कि हम वोट काटने आए हैं। अरे हम 2014 के इलेक्शन में नहीं थे, 2017 में नहीं थे, 2019 में नहीं थे, आप कैसे हार गए? आप नहीं बता सकते इस सब बातों को, हम बता रहे हैं आप कैसे हार गए। सुनिए, हम बता रहे हैं हुआ क्या कि 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव को 21% वोट मिलता है, मायावती जी को 23% वोट मिलता है और बीजेपी को मिलता है 42 से 44% तक वोट। ये बात नहीं बताते हैं लोगों को, ये बात छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते क्या है ना कि मुसलमानों के बीच में जाओ और सोचा छोड़ दो कि भैया ओवैसी ने हरा दिया, ओवैसी साहब ने हरा दिया। जैसे बिहार में हुआ ना, बिहार में हमने नहीं हराया। जो आदमी डेटा देखेगा ना तो वो कहेगा हाँ यार, गलती तो इसमें कांग्रेस की है। 70 सीटों के बाद 17 सीटें जीतते हो तुम, बाकी सबकी सब बीजेपी को दे देते हो, वो नहीं बताओगे। इल्ज़ाम किस पे? ओवैसी साहब पे। ये 70 सालों से होता आ रहा है। जब ये सेकुलर पार्टीज हारती हैं तो कहती हैं मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और जीत गई तो कहती है हमने अपने दम पे जीता। ये हालत है इनकी। बच्चे जेलों में गए, हमारे बच्चे कटे, मरे, पिटे, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने कभी अपनी पार्टी नहीं खड़ी की। क्यों नहीं खड़ी? है तो सुनिए, मुल्ला मुलायम कहा जाता है, समाजवादी को ही अपनी पार्टी बता। नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमानों ने अपनी पार्टी क्यों नहीं खड़ी करी, इतना कटने पिटने के बाद भी, क्योंकि वो यही डर से कि अगर हम एक हुए तो वो एक हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? 84 में बीजेपी जनसंघ ने 2 सीटें जीती थी, आज जीतते जीतते 300 पार कर गई। कौन जिम्मेदार है? हमने तो पार्टी नहीं बनाई, आपने खुद से एक अलग पार्टी बीजेपी बनाई। आपके पास कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, हर तरह की पार्टी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बीजेपी बनाई और 300 सीटें दे दी। मुसलमानों ने क्या किया? जिनसे पिटे उन्हीं को वोट दिया। किस लिए? क्योंकि हमें मुल्क बचाना था। हमने कहा नहीं, ये मुल्क बचाना है तो हम कट रहे हैं, हम मर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम मुल्क बचाएंगे। लेकिन भाई अब बहुत हो गया, अब मुल्क बचाएगा तो जिस तरह से अंग्रेज़ों से लड़ के मुसलमानों ने इस मुल्क को बचाया था, अंग्रेज़ों के दलालों से भी लड़ के मुसलमान ही बचाएगा इस मुल्क को।
हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, संविधान के दायरे में रह के लड़ेंगे इन लोगों से। हम डरेंगे नहीं इंशाल्लाह, हम डरेंगे नहीं इन लोगों से। और ये लड़ाई सुनिए, एक शायर ने कहा था कि ना किसी रहबर ना किसी रहजन से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा और हम ही निकालेंगे अपने पाँव का कांटा। क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि कोई और निकालने नहीं आएगा। ये तल्ख हकीकत है कि जिस कौम की कोई सियासी ताकत नहीं, जिसका कोई नेता नहीं भाई, उसका कुछ होता नहीं। ये काशीराम जी ने कहा था और ये हम बात अब समझ गए हैं। अब हमने ओवैसी साहब को अपना लीडर मान लिया है। अब हम उनकी क़यादत के पीछे चलेंगे और अपने आप को एक जमहूरियत में मजबूत करेंगे। अब तक जवानी कुर्बान कैसे हो रही थी? हमने नहीं करी, हमने नहीं करी। मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैंने कभी नहीं करी। आप पर्सनल पे क्यों आ रहे हैं? नहीं, आपने मुझसे कहा ना, तो मैंने कहा मैंने नहीं करी। आप ही उन्हीं सब में से हैं जो हाँ। अभी भी नारे लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं, हाँ, वो इस बात को कह रहे हैं कि वोट वो मसला ये था विकल्प का। विकल्प का मसला एक था कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं था भाई। वोटिंग तो करना है। अब वोटिंग करने आए तो अखिलेश दिखे, मायावती दिखी। अखिलेश ने कहा मुसलमानों 18% आरक्षण लो। मुसलमानों ने कहा हमारी शिक्षा की बात हो रही है, हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं, चलो इनको दे दो। क्या मिला? मुजफ्फरनगर का दंगा मिला। 50,000 घर बेघर हुए मुजफ्फरनगर के, आज तक वापस नहीं हुए। सफाई में बैठ के नाच देख रहे थे तुम और हमसे। और आज 18% आरक्षण की कोई बात ही नहीं होती। कह रहे हैं ई रिक्शा दे देंगे। अरे हमें रिक्शा नहीं, शिक्षा चाहिए, शिक्षा जो ओवैसी साहब हमसे कह रहे हैं देने के लिए, और हम उसी की बात करेंगे। हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमान बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए और हर उस मजलूम के लिए जो शिक्षा से महरूम है। क्योंकि ये लोग चाहते नहीं कि मुसलमान शिक्षा हासिल करे, क्योंकि शिक्षा हासिल कर लेगा तो वो समझेगा। जब ये कहेंगे ना, जब ये कहेंगे बिहार में हरा दिया, तो मुसलमान पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा कहाँ हराया, देखो डेटा है मेरे पास। लेकिन हमारे मुसलमान बच्चे अभी पढ़ाई से दूर हैं, हमारे नौजवान दूर हैं, तो इन्हीं लोगों ने इसीलिए किया है कि इनको जो बता दोगे ये चलने लगेंगे। लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होगा इंशाल्लाह। मुसलमान करके आप शिक्षा की भी कहा, मुसलमान की बात करते, सबको साथ में लेकर। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताना, आप सब लोग बताना अगर मैं गलत हूँ तो। 4 कुर्सी, एक कुर्सी के 4 पाए होते हैं, ठीक? ये मुल्क एक कुर्सी की तरह है, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई। अब कमेटी, सच्चर कमेटी कह रही है कि एक पाया वो है कमजोर है, ये पाया टूट सकता है। तो अगर वो पाया टूटेगा तो कुर्सी गिरेगी कि नहीं गिरेगी, पहले आप ये बताएं। गिरेगी, गिरेगी ना। वो पाया कौन सा है? वो पाया है मुसलमान। सच्चर कमेटी कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बदतरीन हालत अगर कोई गुजार रहा है तो मुसलमान गुजार रहा है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं कि इस पाए को मजबूत करो। अगर ये पाया फिर से खड़ा होगा तो मेरा देश चमक जाएगा, मेरा देश उठ जाएगा। तो कौन सी देशद्रोही की बात कर रहे हैं हम लोग? देशद्रोही की बातें वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि इस तबके को और गिराओ, वो इस देश को कमजोर कर रहे हैं। हम इस देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस पाए को मजबूत करो, कुर्सी मेरी खड़ी हो जाएगी। हम चाइना क्या, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। तो साथ में लड़ने के लिए तैयार है ना। अब ओवैसी साहब मंच से कहेंगे कि योगी चले जाएंगे मठ में, मोदी चले जाएंगे, तो आप लोगों को कौन बचाएगा? तो इससे नहीं लगता सांप्रदायिक माहौल पड़ता? आप एक मीडिया के जिम्मेदार पर्सन हैं, आप बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं मेरे भाई। आपने वो बयान अगर सुना होगा तो उन्होंने ये कहा था कि वो पुलिस वालों को लेकर कहा था, वो हिंदू समाज को लेकर नहीं कहा था। हमारी लड़ाई हिंदू ना हिंदू भाइयों से है ना किसी से। हमारी लड़ाई शिक्षा की है कि शिक्षा दो। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश के अंदर है, कितना बच्चा पढ़ के निकलता है। अब वैसी ही यूनिवर्सिटी अगर हर जिले में आ जाएगी तो क्या गलती हो जाएगी? क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं? भाई पढ़ाई की जरूरत है। और ओवैसी साहब ने इसी चीज को कहा कि तुम जो जुल्म कर रहे हो, बताइए। अच्छा आप बताओ, 6 फीट का लड़का है अल्ताफ, 2.5 फीट की टोटी है और कहा जाता है उसने फांसी लगा ली। और काहे से लगा ली? इतनी बड़ी डोरी से। तो ये कौन सा जुल्म हो रहा है? तो इसी जुल्म पे उन्होंने कहा कि जो तुम जुल्म कर रहे हो, सुन लो, ये सरकार हमेशा नहीं रहेगी। सियासत और ये किराए का घर है, कोई जाती मकान नहीं है किसी का। ये राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, तो यही ओवैसी साहब ने कहा। अब उसको मीडिया ने तोड़ा मरोड़ा। अरे हिंदू भाइयों को कह दिया। हिंदू भाइयों को नहीं कहा भाई, हम कभी हिंदू भाइयों के खिलाफ हो ही नहीं सकते। वो मेरे परिवार का हिस्सा है, ये देश मेरा परिवार है, हिंदू मेरे भाई हैं। हम कैसे उनके खिलाफ बोल देंगे भाई? और जो लोग इस देश के अंदर रहकर इस देश के परिवार को लड़ा रहे हैं, वो है देश के असली गद्दार। हम लोग थोड़ी ना लड़ा रहे हैं। आप सच्चर कमेटी की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट आए हुए तो काफी टाइम हो गया, अब आके होश आया। महात्मा गांधी के कत्ल को आप भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। सिखों के आप नरसंहार को भूल सकते हैं? बाबरी मस्जिद की आप जो है शहादत को भूल सकते हैं?
गुजरात के दंगे को भूल सकते हैं? अलावा भी बहुत सुनिए है, ना, लेकिन वहाँ लाइन नहीं, हाँ नहीं भूल सकते। तो सक्चर कमेटी भी एक हमारी बर्बादी की एक दास्ता थी। हम कैसे भूल जाएं उसको, जब तक एक कमेटी और नहीं आके कहती कि मुसलमान अब शिक्षा में ऊपर है, अब रोजगार में ऊपर है। अब जाके होश आया। भाई कोई लीडर कहाँ था तब तक?